Hi, welcome to your second video of first chapter. पहले चैप्टर का नाम था एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएशंस। कल हमने एट्रीब्यूट्स और उनके डायमेंशंस के बारे में पढ़ा, वेरिएशंस के बारे में पढ़ा कि किस लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और सिचुएशनिज्म के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे असेसमेंट मेथड्स की। इसको थोड़ा आगे एक और लेवल ऊपर लेकर जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो है assessment method, that is psychological test. Psychological test is an objective and standardized measure of an individual's mental and or behavior characteristics. अब एक बात कर ये हिंदी में बात करूँ मैं तो ये कह रहा है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट एक तरह का फॉर्मल टेस्ट होता है। फॉर्मल चीज़ की हमेशा एक चीज़ पक्की होती है, दैट इज एक भी नहीं, तो वो चीज़ हमेशा पक्की होती है। पहला कि उसका कोई गोल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, एम होगा, एनीथिंग लगा लो, ठीक है। और दूसरा उसको करने का एक प्रोटोकॉल होगा। तो ये वो साइकोलॉजिकल टेस्ट्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट ने पहले बनाकर रख दिए हैं। तो जैसे सिगमंड फ्रॉइड थे एंड और भी जैसे कार्ल जूंग हो गए, देयर एम्पल ऑफ देम। तो मतलब ये साइकोलॉजिकल टेस्ट का एक ऑब्जेक्टिव होता है, इनके स्टैंडर्डाइज्ड मेजर्स होते हैं और ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ या बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमको बताते हैं ताकि हम उसे कुछ भी प्रिस्क्राइब भी नहीं, उसकी हेल्प कर सके जिस चीज के लिए वो आया है, ठीक है। ओके, फिर कहता है ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स हैव बीन डेवलप्ड टू मेजर ऑल द डायमेंशंस ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। कहते हैं ऐसे ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स बने ये इसलिए बनाए गए ताकि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के डायमेंशंस के बारे में पता किया जा सके, जैसे इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एक्सेट्रा। आगे क्या लिखा है, दीज टेस्ट्स आर वाइडली used for the purpose of clinical diagnosis, guidance, personal selection, placement and training। डोमेन्स बनाया है कि किस लिए काम आता है, गाइडेंस, डायग्नोसिस, ट्रेनिंग, हायरिंग एक्सेट्रा, प्लेसमेंट या कुछ भी लगा लो, ठीक है। Beside objective tests, psychologists have also developed certain projective tests, especially for the assessment of personality. यही नहीं, कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट्स भी उन्होंने बनाए जिसके बारे में हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। अभी पहले हम चैप्टर 1 खत्म करते हैं। सेकंड इनके पास क्या असेसमेंट मेथड है, इंटरव्यू। ऑब्वियस बात है, इंटरव्यू के बारे में किसको नहीं पता होता, बट फिर भी एक डेफिनेशन के लिए पेपर में लिखने के लिए, क्योंकि पता नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो हम एक बार इसके गो थ्रू हो जाते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू इन्वॉल्व सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन ऑन अ 1-to-1 बेसिस, आमने सामने बात करना। You may see it being used when a counselor interacts with a client. A salesperson makes a door-to-door survey regarding the usefulness of a particular product, and employer selects employees for his or her organization, or a journalist interviews important people on issues of national and international importance. I guess ये तुम्हें पता चल गया होगा। ये एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने एक कंपनी खोली, एक बिजनेस खोला और मैंने सोचा कि मैं कुछ लोग हायर करूंगी, तो मैं उनके लिए ऑब्वियस बात है एक सिंपल सा इंटरव्यू रखूंगी ताकि उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में पता चले, वो टीम में कैसा बिहेव करेंगे, वो सारे एट्रीब्यूट्स पता चले ताकि मैं अपना प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट कर पाऊँ। फिर आता है केस स्टडी। Case study is an in-depth study of an individual in terms of her or his psychological attributes, psychological history in the context of her or his psychosocial and physical environment। मतलब ये कह रहा है केस स्टडी जो होती है ना, वो एक इन डेप्थ स्टडी होती है। इन शॉर्ट में बात करूं
तो काफी डीप इंफॉर्मेशन निकालना, कहते हैं जड़ तक जाना जिसको कहते हैं, वो बात, ठीक है। तो स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ हिज और हर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, किस मामले में जड़ तक जाना, उस इंसान के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में पता करना, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में पता करना कि उसका साइको सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा रहा था, या उस वजह से उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। ऑब्वियस बात है, ये सारी चीजें इवैल्यूएट करने के लिए हमें उसकी डिटेल्ड स्टडी चाहिए। मैं बात भी बताऊंगी आपको। आपका जब +2 का वो होगा ना, एंड आएगा, तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया जाएगा केस स्टडी पे। तो मैं अपना जो केस, मैंने जो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया पे जो बनाया था, मैं वो आपको बहुत जल्दी शेयर कर दूंगी चैनल, इसी चैनल पे, तो आपको थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। और दूसरी बात ये भी कि अगर किसी को प्रैक्टिकल फाइल में या केस स्टडी बनाने में, या ऑब्वियस बात आपकी ये दो ही चीज़ें हैं मेन, जो आपकी एक्सटर्नल एग्ज़ाम छोड़ के, बोर्ड एग्ज़ाम छोड़कर है, तो इसमें अगर आपको कोई भी मदद चाहिए हो तो आप YOGAYATAVERMA, दिस इज माई इंस्टा ID, इसके ऊपर आप मेरे को DM करो, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगी कैसे करना है वो सब। अब चैप्टर के ऊपर बात करते हैं। इसके बाद होता है आपका, मैं वैसे वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट असेसमेंट मेथड्स क्या हैं। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इन्वॉल्व्स एम्प्लॉइंग systematic, organized and objective procedures to record behavioral phenomena occurring naturally in real time। मैं बात करूं इसकी तो हिंदी में ये कह रहा है कि ऐसा कोई सिस्टमैटिक या ऑर्गेनाइज्ड या ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करना ताकि इंसान को आप उसके रियल टाइम सेटिंग में देख सको। ये सिर्फ इंसानों पे भी नहीं होता, कई बार जैसे मतलब मैं BCA में हूँ, तो हम सिस्टम को भी ऐसे ही देखते हैं उसके रियल इन्वायरमेंट में, कि वो रियल, क्योंकि ऑब्वियस बात है जब आप किसी चीज़ को लेबोरेटरी में वो करते हो तो दिक्कत आती है, क्योंकि उसकी सेटिंग लिमिटेड होती है, बट इन्वायरमेंट इन जर्नल में बात करूँ तो बहुत डायनामिक होता है, सिंपल सी बात है। तो अगर किसी को ऑब्जर्व करने की बात आए कभी लाइफ में, तो ऑब्जर्व हमेशा उसकी रियल सेटिंग से ही रिलेटेड होगा, ऑलमोस्ट इन हमेशा, किसी भी सिनेरियो की बात करूं मैं तो। उसके बाद पढ़ते हैं, सर्टेन फिनोमेना सच एज मदर चाइल्ड इंटरेक्शन कैन बी इजीली स्टडीड थ्रू ऑब्जर्वेशन। ये एग्जांपल दे रहे हैं आपको, जैसे मदर और चाइल्ड का इंटरेक्शन हो रहा है, कि क्या चल रहा है, या क्या, मतलब ऑब्वियस बात है वर्ड यूज करना ही पड़ेगा कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। The major problems with observational methods are that the observer has little control over the situation and reports may suffer from subjective interpretation of the observer। Obvious बात है कि अगर आप ऑब्जर्वेशनल मेथड की बात करो तो ऑब्जर्वर का बहुत लिटिल कंट्रोल होता है सिचुएशन पे, क्योंकि ऑब्वियस बात है इन्वायरमेंट डायनामिक है, और अगर आपको चीज़ें इकट्ठी करनी है, आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, तो आपको उसी इन्वायरमेंट के अंदर चुप होकर बैठना पड़ेगा ताकि आप सिर्फ उसको रिकॉर्ड कर पाओ। तो वो थोड़ा हो जाता है, डिफरेंट रहती है चीज़ें। ओके, नेक्स्ट आपका असेसमेंट मेथड क्या है, सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट बेसिकली एक डायरी टाइप, मतलब डायरी भी नहीं, एग्जाम्पल ले सकते हो डायरी जैसा, कोई ज़्यादा, देखो देखो इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ ना, तो डायरी में और इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आत्मकथा ही है। सेल्फ रिपोर्ट इज आत्म, एंड रिपोर्ट मीन्स यू नो व्हाट इज रिपोर्ट, तो आत्म कथा कह लो एक तरह से, तो वो बात होती है। इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
Self report is a method in which a person provides factual information about herself or himself and or opinions, beliefs, etc. that she or he holds. Obvious बात है, जो मैंने आपको कहा था आत्मकथा ही है कि आपने एक मान लो आप मेरी बात करो तो मैं अगर अपने बारे में कोई भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दूं अपने बारे में, अपनी ओपिनियंस के बारे में, अपने बिलीव्स के बारे में, तो वो जो है मेरी सेल्फ रिपोर्ट होगी। जैसे मेरा नाम योग्यता वर्मा है, मेरी एज 19 है, मैं BCA स्टूडेंट हूँ, मेरा बर्थ डेट ये है, जो भी कह लो, ठीक है। मुझे क्या कहते हैं, कोई भी मेरी हॉबीज लगा लो, मुझे स्केचिंग पसंद है, मुझे टीचिंग टीचिंग नहीं रहने दो, ज़्यादा ऑफ टॉपिक वाली बात हो जाएगी। मुझे स्केचिंग पसंद है, मुझे मुझे जॉगिंग पे जाना पसंद है, इट डिपेंड्स। तो ये सारी मेरी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये फैक्ट्स हैं कि वो चीज़ मुझे पसंद है और मैं अपने बारे में बता रही हूँ, तो ये सेल्फ रिपोर्ट है। Such information may be obtained by using an interview schedule or a questionnaire, a psychological test or a personal diary. आपके सामने एग्जाम्पल है कैसे इकट्ठा किया जा सकता है। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस की। देखो इसके अंदर मैं एक बात ये भी बोलूँगी, अगर याद कर सकते हो, अगर तुमसे हो पाए ना, लाइक तुम्हें लगे कि कर पाओगे तुम, तो प्लीज़ ये ऑक्सफोर्ड वाले डिक्शनरी ना याद कर लो, बस बस याद कर लो। रिसीविंग लाइक इनके इनिशियल्स लर्न कर लो या कर लो बस, ठीक है, अगर कर पाओ तो। बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस बात है क्वांटिटेटिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो तुम लिख तो कुछ भी सकते हो, बट थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इंटेलिजेंस के ऊपर। इंटेलिजेंस इज अ की कंस्ट्रक्ट एम्प्लॉयड टू नो हाउ इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर। ये एक इंटेलिजेंस को हम क्या कहते हैं, की कंस्ट्रक्ट एम्प्लॉयड। ऑब्वियस बात है कि इंडिविजुअल कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं। इट ऑल्सो provides an understanding of how people adapt their behavior according to the environment they live in. इंटेलिजेंस क्या बताती है कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे अपने मतलब अपने आप के साथ में अडेप्ट करते हैं, उसको उस इन्वायरमेंट के अंदर ढाल लेते हैं अपने आप को। ऑब्वियस बात है ना, अगर इंसान ज़्यादा ऐसा मानते हैं कि इंसान अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो ज़्यादा अच्छे से सोच सकता है, तो वो बहुत जल्दी अडेप्ट करता है अपने एनवायरनमेंट के साथ में। कैसे? जैसे हमने शुरू में कल पढ़ा था कि मैं अगर अपने टॉप बॉस के साथ, मतलब मैं अगर कॉलेज में अपना काम कर रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में बहुत डोमिनेंस के साथ बात करती हूँ, लेकिन अपने लेक्चरर के आगे, टीचर के आगे या बॉस के आगे, अगर मैं कंपनी में काम कर रही हूँ, मैं सबमिसिव मैनर में बात करूंगी, तो वो अडैप्शन ही है ना, ये बात है। In this section, we will read about intelligence in its various forms. Okay, ये तो बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है। Psychological notion of intelligence is quite different from the conventional notion of intelligence. Okay, psychological notion जो है वो common sense वाली notion से बहुत different है। If you watch an intelligent person, you are likely to see in him or her attributes like mental alertness, ready wit, quickness in learning, and ability to understand relationships. ये इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि कैसे हम जर्नली देखते हैं कि अगर एक इंसान ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, जैसे आप बहुत अच्छा डिपिक्शन होती हैं मूवीज़, कई बार मैं आपको बताती हूँ, आप मूवीज़ में हमेशा देखते हो कि हीरो हमेशा विलन से जब भी लड़ने जाता है तो वो बहुत ज़्यादा अलर्ट होता है। तो अलर्ट होता है तभी उसे पता चल जाता है कि ओके, यहाँ मतलब मैं अगर सामने खड़ा हूँ, मेरी पीठ उसके साइड पे है, तो वो कहाँ पे हाथ मारेगा, तो वो उसे मतलब उसको ऑब्वियस बात है पकड़ के थ्रो करता है। तो वो अलर्टनेस को उस ये अलर्टनेस का डिपिक्शन बहुत सही है। और तो ये ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो हम बता सकते हैं।
सॉरी, हाँ, ओके। उसके बाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एक्सप्लेन्स इंटेलिजेंस एज द पावर ऑफ perceiving, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की एक डेफिनेशन है। Early intelligence theorists also used these attributes in defining intelligence. Okay, Alfred Binet was one of the first psychologists who worked on intelligence. Okay, Alfred Binet नाम याद रख लो, ये पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया। He defined intelligence as the ability to judge well, understand well and reason well. ये definition याद कर लेना, मदद करेगी तुम्हारी। Okay. Sir, whose intelligence tests are most widely used, understood intelligence in terms of its functionality, that its value for adaptation to environment. Okay. He defined it as the global and aggregate capacity of an individual to think rationally, act purposefully, and deal efficiently with his or her environment. ये definition भी बहुत important है, क्योंकि intelligence एक है ही ऐसा factor जो बहुत ज़्यादा important है। Okay, other psychologists such as Gardner and Sternberg have suggested that an intelligent individual not only adapts to the environment but also actively modifies or shapes it. खूब इस बात है कि इन्होंने जो मैंने आपको पहले बताया था, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं आज तक लाइफ में, एंड हर किसी ने अपना अपना पर्सपेक्टिव दिया। तो गार्डनर और स्टर्नबर्ग ने क्या दिया, कहते कि जो इंसान होता है वो अपने इन्वायरमेंट, इंटेलिजेंस उसको कहते हैं जब इंसान अपने इन्वायरमेंट के साथ में अडेप्ट कर जाए और उसी इन्वायरमेंट को मॉडिफाई या शेप करने की कोशिश करे। You will be able to understand the concept of intelligence and how it has evolved when we discuss some important theories of intelligence. Okay, अब हम आते हैं थ्योरीज पे। सबसे psychologists have proposed several theories of intelligence. Theories can be broadly classified as either representing a psychometric या structural approach और an information processing approach। मैं अगर सिंपल ब्रॉड सेंस की बात करूं तो जो आपका साइकोमेट्रिक अप्रोच होता है, यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस की दो तरीके की थ्योरीज होती है, साइकोमेट्रिक जिसको स्ट्रक्चरल अप्रोच का भी नाम दिया जाता है, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ब्रॉड सेंस की बात करूं तो साइकोमेट्रिक जो होता है वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एबिलिटीज होती हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच उससे उल्टी होती है, वो एक्चुअली देखना होता है कि इंसान कैसे एक्ट कर रहा है। एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। Considers intelligence as an aggregate of abilities. Okay, ठीक है, समेशन, मैथमेटिक्स में समेशन जो होता है, प्लस 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 जो भी होता है, तो सारी एबिलिटीज का वो प्लस। इट एक्सप्रेसेस द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस in terms of single index of cognitive abilities. On the other hand, the information processing approach describes the processes people use in intellectual reasoning and problem solving. प्रोसेस बताता है कैसे लोग रीजन करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फोकस ऑन दिस अप्रोचेस ऑन हाउ एन इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट्स rather than focusing on structure of intelligence or its underlying dimensions. Information processing approach emphasizes studying cognitive function underlying intelligent behavior. समझ में आ गया होगा आपको, आपको ये सब समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। We mentioned above that Alfred Binet was the first psychologist who tried to formalize the concept of intelligence in terms of mental operations. अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा कि अल्फ्रेड बीने जो थे फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे इसके साथ छेड़छाड़ करने वाले। ओके, तो बीने की थ्योरी जो थी ऑफ इंटेलिजेंस वो ज़्यादा सिंपल थी। तो लाइक यहाँ पे अगर आप, मैं पढ़कर सुनाती हूँ आपको, थोड़ा इजी हो जाएगा। Alfred's theory of intelligence was rather simple as it
arose from his interest in differentiating more intelligent from less intelligent individuals. ठीक है, जो हम आज तक अभी तक करते आ रहे हैं कि हम कंपेयर करते हैं पीपल को कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है और कौन कम. ओके, उसके बाद he therefore conceptualized intelligence as consisting of one similar set of abilities. उसने एक similar set of abilities बता दी और उसके ऊपर जज करना शुरू किया. Which can be used for solving any or every problem in an individual's environment. वो abilities क्या डिपिक्ट करती थी कि इंसान अपनी लाइफ में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व एक या कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा एक ही एबिलिटी से. His theory of intelligence is called uni or one factor theory of intelligence. ये नाम याद रखना. अल्फ्रेड बीने ने uni या one factor theory of intelligence दी थी. This theory came to be disputed when psychologists started analyzing data of individuals which was collected using Binet's test. Okay. अब आते हैं 1927 चार्ल्स पियर्समैन proposed a two-factor of intelligence employing a statistical method called factor analysis. चार्ल्स पियरमैन ने क्या करा कि उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी जिसके अंदर उन्होंने बात की स्टेटस उन्होंने क्या चीज इम्प्लीमेंट की इसको बनाने के लिए. एक तो स्टैटिस्टिकल मेथड जिसको हम फैक्टर एनालिसिस भी कहते हैं. उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो दो चीजों से बनता है, तभी ये टू फैक्टर थ्योरी है ना. दो चीजों से बनता है, जनरल फैक्टर यानी जी फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर जो है एस फैक्टर. तो जी फैक्टर जो है ना वो ऐसे मेंटल ऑपरेशंस हैं जो प्राइमरी हैं और कॉमन है सबकी परफॉर्मेंसेस में. ऑब्वियस बात है, कुछ फैक्टर्स जो हैं वो हम सब में ही हैं, ऐसा नहीं है किसी एक में है. अनलाइक लाइक मैं बात करूं तो ऑब्वियस बात है प्लान हम सब कर लेते हैं, है ना. लाइक जैसे आप स्टूडेंट हो तो आप क्या करते हो, एग्जाम आने वाले हैं आपके, तो आप एक महीना पहले आप दिमाग लगाते हो कि यार ये शेड्यूल बनाती हूँ मैं या बनाता हूँ मैं और इसके अंदर ना सवेरे 6 बजे उठ के नहाऊंगा धोऊंगा खाना खाऊंगा ब्रेकफास्ट करूंगा पढ़ने बैठूंगा तो इतने दिनों में इतना सिलेबस कवर हो जाएगा और इतने दिनों में मेरे को रिवीजन टाइम मिल जाएगा. तो आपने प्लानिंग की, ये आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. ये अगर आप चाहो तो इसे लिख भी लोगे. तो ये आपने भी किया एज अ स्टूडेंट, आपके पेरेंट्स भी करते हैं क्योंकि वो भी अपनी जॉब में क्या कहते हैं, अगर मैं नॉर्मल अगर पेरेंट्स की बात करूं तो ऑब्वियस बात है फादर्स ऑलमोस्ट हमेशा वर्किंग होते हैं. तो फादर्स अपनी जॉब के अंदर अपनी सारी प्लानिंग लगाते हैं कि यार अगर आज मैं चार्ट बना दूंगा ये, या आज मैंने एफडी के अंदर इतने पैसे डाल दिए तो 5 साल में 10 साल में मुझे इतना प्रॉफिट मिल जाएगा. ठीक है. और कुछ लोगों की मदर्स वर्किंग हैं तो ऑब्वियस बात है वो भी प्लान बना के चलते हैं. यार क्या कहते हैं 5 दिन पहले मेड को बुलाया था तो क्या कहते हैं मतलब लाइक आने वाले 5 दिनों के लिए तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो इतने पैसे मैं बचा लूंगी घर के लिए. ठीक है, तो वो प्लानिंग है. और घर का भी छोड़ो आप, अगर मैं फार्मर की बात करूं तो वो भी दिमाग लगाकर चलता है. हालांकि बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है बट प्लानिंग की चीज तो उनमें भी है ना. लाइक प्लान तो वो कर सकते हैं वो फार्मर्स क्योंकि उन्हें पता है कि बीज कब बोना है, पानी कब देना है, बरसात होगी तो क्या होगा, तो कैसे बचाएंगे वगैरह वगैरह. तो ये एक जी फैक्टर है, एक ऐसा जी फैक्टर है जो हम सब में कॉमन है. ये ट्रिगर ये सारी चीजें ये कर सकते हैं. बट अगर मैं एस फैक्टर की बात करूं, दैट इज स्पेसिफिक फैक्टर, तो वो ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर बंदे में ही होती हैं. ठीक है, या कह लो कि कुछ चीजें ना ज्यादा डिग्री में होती हैं.
क्योंकि गा तो नॉर्मली अगर मैं सिंगिंग की बात करूं तो नो डाउट, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अच्छा नहीं गाऊंगी, लेकिन मुझे पता है कि सुर क्या होता है ना। लाइक सुर में डिफरेंस करना आता है। बट अगर कंपेयर करो आप सलमान खान को और अरिजीत सिंह को, तो ऑब्वियस बात है कि सलमान खान की जो स्पेसिफिक एबिलिटी है दैट इज एक्टिंग, और जो आपकी अरिजीत सिंह है उनकी स्पेसिफिक फैक्टर जो है, उनकी जो एबिलिटी है दैट इज सिंगिंग। तो इन दोनों का जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो सिंगिंग और एक्टिंग है ना। तो अब वो उनको उसके लिए यूनिक बनाता है, वो उन्हीं के अंदर है। दूसरा सलमान खान नहीं आ सकता और दूसरा अरिजीत सिंह नहीं आ सकता, ठीक है। तो उन दोनों की अपनी, अब तभी कहते हैं कि जो बहुत प्यारा सा वो है, स्टेटमेंट है कि हर एक इंसान यूनिक होता है, और जो ये सक्सेसफुल पीपल होते हैं दे आर born with these abilities, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं। आगे may be high on G factor, but in addition to this, they have a specific attribute which allows them to excel in their respective domains. Spearman theory was followed by Lewis Thurstone's uh, theory. He proposed the theory of primary mental abilities. Okay, it states that intelligence consists of 7 primary abilities, each of which is relative, independent of others. तो इन्होंने थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के बारे में बताया, जिसके अंदर 7 प्राइमरी एबिलिटीज थी। इनको याद कर लेना, मदद मिल जाएगी। और इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, आगे करते हैं, ठीक है। अर्थर जेनसन प्रपोज्ड अ हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस कंसिस्टिंग ऑफ एबिलिटीज ऑपरेटिंग एट 2 लेवल्स। उन्होंने एक हायरार्किकल मॉडल बनाया और उसके अंदर 2 लेवल्स रखे, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 क्या डिपिक्ट करता था? एसोसिएटिव लर्निंग इन विच आउटपुट इज मोर और लेस सिमिलर टू द इनपुट। और लेवल 2 कॉल्ड कोग्निटिव कंपिटेंस इन्वॉल्व्स हायर ऑर्डर स्किल्स एज ए ट्रांसफॉर्म द इनपुट टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव आउटपुट। अगर मैं नॉर्मल उसकी बात करूं, इंफॉर्मेशन की, तो आप क्या करते हो? आपको स्कूलिंग में आप इमेजिन करो कि ना, लाइक आप ना आप स्कूल में हो, ठीक है, और आपको कोई चीज पढ़ाई जाए। मान लो एक, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं अगर स्कूल में हूँ और मुझे कंप्यूटर पढ़ाना है किसी ने, मुझे बिल्कुल नहीं आता कंप्यूटर, मुझे बिल्कुल नहीं आता कंप्यूटर, ठीक है। तो मेरे को जब उन्होंने सिखाया, जो उन्होंने मुझे सिखाया वो मैंने उनको, कहते ना, जो उन्होंने मुझे दिया मैंने उन्हें वापस दे दिया प्रोसेस करिए। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा एक मतलब माइक्रोसॉफ्ट खोलो, और मतलब लाइक उसके अंदर आप एक्सेल खोलो, ठीक है, और उसके अंदर आप डालो 10 20 30 40 50 ऐसे डाल दो इंटीजर वैल्यूज उसके सेल्स में, ठीक है। तो ये क्या है, जो कई हमेशा यही होता है कि नॉर्मल लेवल पे हम हमेशा क्या करते हैं कि जो भी इनपुट हमें दिया जाता है, जो हमें सिखाया जाता है, हम या तो उसके बराबर का इनपुट देंगे या मोर और लेस दे देते हैं, आगे पीछे थोड़ा दे देते हैं, ज्यादा नहीं देते। बट लेवल 2 की बात करूं मैं इस मॉडल में, तो क्या है ना कि कोग्निटिव कंपिटेंस इतनी है, हायर ऑर्डर स्किल्स इतनी होंगी कि इनपुट जो भी दिया उसने उससे कहीं गुना ज्यादा इफेक्टिव आउटपुट निकाल के दिया। मतलब मैं इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं,
मैं एक तरह का चैनल हूँ इनपुट और आउटपुट के बीच में। मुझे इनपुट दिया जा रहा है 5% का, और 5 की जगह मैंने आपको 4% या 7% निकाल के दे दिया आउटपुट, इनपुट ट्रांसफॉर्म करके, तो वो लेवल 1 की बात है। बट मेरे अंदर इनपुट डाला गया 5% का, और मैंने आपको टोटल ही 15% का हाइक दे दिया, या मैंने आपको 20% का हाइक दे दिया आउटपुट में। तो ये दोनों ये अलग डिफरेंट लेवल्स हैं। अब आते हैं जेपी फोल्ड के उस पर। जेपी फोल्ड प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, ठीक है, विच क्लासिफाइज इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स अमंग 3 डायमेंशंस। उन्होंने इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स को क्लासिफाई किया जिनके 3 डायमेंशन थे, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। ऑपरेशन क्या है कि रिस्पोंडेंट, यानी अगर मैं मेरे पे वो चीज करी जाए इम्प्लीमेंट, तो मैं क्या करूंगी, क्या कर रही हूं मैं, तो इसके अंदर हर चीज आती है, मेरी कोग्निटिव एबिलिटी, मेमोरी, रिकॉर्डिंग, रिटेंशन, डाइवर्जन, प्रोडक्शन, एवरीथिंग, इवैल्यूएशन तक। उसके बाद आता है आपका कंटेंट। कंटेंट में क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल है, इंफॉर्मेशन जो है वो किस टाइप की थी जब मैंने क्या कहते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म करे, किस टाइप की होती है इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती हैं, विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, ये तो एग्जांपल दिया है, बट बेसिकली हम क्या करते हैं, विजुअली देखते हैं, हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, हम आउटपुट देते हैं। तो वो ऑपरेशन ऑब्वियस होता है, जो ये इनके इसके बीच में जो भी मैंने किया दैट इज ऑपरेशन, है ना। तो वो ये कंटेंट मतलब कंटेंट बताता है कि उसकी नेचर क्या थी, कैसे किया मैंने। प्रोडक्ट जो मैंने दिया एज बाहर, जो मैंने आउटपुट दिया वो क्या था, इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद रिस्पोंडेंट ने यानी मैंने क्या इंफॉर्मेशन बाहर निकाली, ठीक है। तो अब जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्लासिफाई हो सकते हैं, यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, ये तो हो गया, लाइक ये तो यूनिट्स बता दी ना, मेजरमेंट यूनिट्स, ठीक है। Since this classification, it includes 6 into 5 into 6 categories. Therefore, the model has 180 cells. Each cell is expected to have at least one factor or one ability. ठीक है, हर एक सेल में एक ability है, एक फैक्टर है, और कुछ सेल्स के अंदर मोर देन वन फैक्टर भी होता है, ठीक है। और एक ही फैक्टर को हम तीनों डायमेंशंस के ऊपर मापते हैं, यही नेचर, ऑपरेशन और कंटेंट के ऊपर। अब आगे हम बात करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस की। तो हार्वर्ड गार्डनर proposed the theory of multiple intelligences. According to him, intelligence is not a single entity, rather distinct type of intelligence exists. Each of these intelligences are independent of each other. This means that if a person exhibits one type of intelligence, it does not necessarily indicate being high or low on other types of intelligence. Gardner also put forth that different types of intelligence interact and work together to find a solution to a problem. Gardner studied extremely talented persons who had shown exceptional abilities in their respective areas and described 8 types of intelligences. बेसिकली बात कर रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर जो थे, उन्होंने इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात की, और उनके हिसाब से इंटेलिजेंस जो है वो सिंगल एंटिटी नहीं है, बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस एग्जिस्ट करती हैं, और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। मतलब अगर मैं एक चीज की इंटेलिजेंस रखती हूँ तो मैं उस किसी दूसरी इंटेलिजेंस के ऊपर हाई या लो नहीं हो सकती। तो उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस के बारे में बात की, और बात ये भी बताई कि ये कैसे इंटरैक्ट करती हैं या कैसे एक दूसरे की मदद करती हैं सॉल्यूशन ढूंढने में किसी भी प्रॉब्लम का, ठीक है। जो गार्डनर थे उन्होंने क्या करा कि बहुत सारे टैलेंटेड पर्सन्स को स्टडी किया, उनकी एक्सेप्शनल एबिलिटीज के बारे में पता लगाया, तो उनके सामने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस सामने आए। पहला था लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक जो है वो ह्यूमन की लैंग्वेज वो कैसे यूज करता है, वर्ड स्मार्ट कितना है वो, लैंग्वेज के साथ क्या खेल बदल कर सकता है वो, तो ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे ये राइटर होते हैं,
या पोएट्स होते हैं, ये लिंग्विस्टिक स्किल के अंदर बहुत आए होते हैं। दूसरी होती है लॉजिकल मैथमेटिकल, इंजीनियर, साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज विनर्स, ये इसके अंडर आते हैं। ये क्या करता है, इनकी ना थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये वो इंटेलिजेंस। फिर आते हैं स्पेशल स्किल्स वाले। ये क्या होते हैं, ये विजुअल इमेज या पैटर्न्स के अंदर फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इनकी कैपेबिलिटीज हाई होती हैं। तो ये क्या करते हैं, लाइक इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा लाइक एडवांस्ड होते हैं। तो ये पर्सन कैसे होते हैं, जैसे सर्जन, पायलट एक्सेट्रा, ऐसे ऐसे लोग, तो ये इसके अंदर ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। फिर आते हैं आपके म्यूजिक, म्यूजिकल जो ऑब्वियस बात है, म्यूजिक के साथ, ताल के साथ या रिदम्स के साथ में बहुत ज़्यादा हेर हेर फेर करने में, साउंड्स, वाइब्रेशंस या मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इनकी जो दिमाग है इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से चलता है। ठीक है। और फिर उसके बाद आता है आपका बॉडीली काइनेटिक। ये वो लोग होते हैं जैसे एथलेटिक्स वाले, डांसर्स, एक्टर्स, जिम्नास्टिक्स। ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो बॉडी के साथ या बॉडी कैसे वर्क करती है उसके अंदर इनकी बहुत नॉलेज होती है। पोस्चर्स, पोजीशंस और या बॉडी की हमारी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई है, लाइक कौन सी डाइट कौन से इंसान को कैसे इफेक्ट करेगी, ये वो लोग हैं। फिर आती है इंटरपर्सनल, जो लोग लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छे से, वर्ड स्मार्ट भी नहीं है एक्चुअली, वो तो लिंग्विस्टिक में होते हैं। ये लोग वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है ना जिनकी, या बहुत ज़्यादा जिनका दिमाग तेज चलता है कि सामने वाला सोच क्या रहा है, उसका फेस देख के बता देते हैं। ये उस चीज़ों में स्मार्ट होते हैं, रिलेशनशिप्स बनाने में स्मार्ट होते हैं, जैसे हमारे जैसे साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, सोशल वर्कर्स, काउंसलर्स, तो उनको देख कर समझ में आता है कि ये इंसान इस टाइप पे क्या फील कर रहा होगा। फिर होते हैं इंट्रापर्सनल, जो अपने आप में अवेयर होते हैं, अपने मोटिव्स, अपनी फीलिंग्स, अपने डिजायर्स के बारे में, आइडेंटिटी, सेंसिबिलिटीज, उनके बारे में ज़्यादा फाइनर नेचर रखते हैं। फिर आते हैं नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक वो होते हैं जिनको नेचुरल वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा परवाह कह लो, या बहुत ज़्यादा उसके अंदर बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, जैसे हंटर्स, फार्मर्स, टूरिस्ट्स, बॉटनिस्ट्स, ठीक है, फ्लोरिस्ट्स भी होते हैं। ठीक है। तो ये वो लोग हैं। और बाकी का हम कल करेंगे। आज के लिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।